नमस्कार। मेरा नाम जतिन गोयल है, डायरेक्टर एजुकेशन। और आज सैटरडे को आपसे बात करने का कुछ दिल किया। आप सब लोग रमता रमता सीखो अभियान के अंतर्गत ट्रेनिंग लिए हैं पिछले एक वीक में, और अगले वीक से क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। पहले असेसमेंट करेंगे, फिर क्लासेस करेंगे। तो इस मौके पे मैंने सोचा कि आपसे डायरेक्ट भी एक बार बात की जाए। हालांकि हमने सीआरसी बीआरसी की मीटिंग्स, कुछ एक ट्रेनिंग मैंने अटेंड की, लेकिन सब टीचर्स से बात नहीं हो पाती है। लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से मैंने जयेश जी को बोला कि जयेश जी, सबके साथ इकट्ठा कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाएंगे तो 1200 लोग आएंगे, सैटरडे को आएंगे, अपने अपने घर छोड़ के आएंगे। तो किसी तरह से पॉसिबल है, तो हमारी आईटी टीम ने कोशिश करके ये पॉसिबल किया कि सबके साथ ऑनलाइन बात कर पाएं, सब लोग अपने अपने घर से बात कर पाएं। तो आई थिंक मेरे को मौका मिला आप लोगों से अपने दिल की बात करने की। अ, मैं कुछ आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा। डरने की बात नहीं है, ये सिर्फ फोटोग्राफ्स हैं या वीडियोस हैं। ये कोई भारी भरकम टेक्स्ट नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये एक ट्रेनिंग नहीं है, जस्ट कुछ बातें हैं जो मैं आप सबसे शेयर करना चाह रहा था। आप लोग फील्ड पे जाएं उससे पहले। बेसिक चीज़ है, क्यों हम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे सुना भी होगा पहले, मैं जिन जिन ट्रेनिंग्स में गया, कुछ चीजें हैं, लेकिन फिर भी मेरे को लगा एक बार दोबारा सबसे करनी जरूरी है, इससे पहले कि आप सब लोग फील्ड पे जाएं। सो मैं बात शुरू करता हूँ। ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डीएनएच एंड डीडी की एक झलक है। शायद बहुत छोटा। स्लाइड विजिबल है तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। तो ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डीएनएस एंड डीडी की एक छोटी सी झलक है। मैं अपने शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था। ना मेरे यहाँ की बिल्डिंग इतनी अच्छी थी, ना मेरे यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस थे, ना हमारा कॉमन रूम इतना अच्छा था जितना शायद मसाट का स्कूल है, इतना रंग बिरंगा हमारा लैब नहीं था। तो आई थिंक इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि जो हमारे, हालांकि बहुत अलग अलग स्कूल हैं, उन सबकी अलग अलग परिस्थिति है, लेकिन मोटा मोटी मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ, और मैं कम से कम 6 राज्य घूम चुका हूँ, 6 राज्यों में काम कर चुका हूँ शिक्षा विभागों में। अ, दमन एंड दीव से पहले मैं दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, उससे पहले गुजरात और राजस्थान में भी काम कर चुका हूँ। तो बहुत सी जगह पे काम कर चुका, और उसके एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि इससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद कहीं भारत में नहीं मिलेगा गवर्नमेंट स्कूलों में। तो अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। ये एक स्लाइड है। तो 2 मिनट रुकते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये क्या लिखा है। आप सोच रहे होंगे कि क्या सवाल है। ये तो बहुत सिंपल है कि मेरा भारत महान इस पे लिखा है, और क्यों डायरेक्टर हमें सैटरडे को शाम को बुला के ये पूछ रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आधा भारत ये नहीं पढ़ सकता। आधे लोग ये नहीं पढ़ सकते जो यहाँ पे लिखा है मेरा भारत महान। और मैं उन बच्चों की, उन उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो स्कूल आते हैं। मैं अंग्रेजी में पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी मातृभाषा में पढ़ने की बात कर रहा हूँ। मैं
साइंस की, मैथ्स की बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, कोई रिसर्च की बातें नहीं कर रहा हूँ, कुछ हैकाथन की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ चंद्रायन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी मातृभाषा में मेरा भारत महान पढ़ने की बात कर रहा हूँ। और 50% बच्चे इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। जब मैं पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसका और डिटेल में जाऊं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो अटक अटक के पढ़ते हैं। मेरा भारत, इस तरह से पढ़ता है। तो ये सब आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ पॉइंट है कि फ्लुएंटली, कड़कड़ाहट, सारे बच्चे इसको नहीं पढ़ पाते हैं। अगर ट्रक पे मेरा भारत महान लिखा हो, तो इससे पहले कि बच्चा उसको पढ़ेगा, शायद वो ट्रक आगे निकल जाएगा। और ये स्थिति केवल एक हमारे प्रदेश की नहीं है, पूरे भारत की है। ये हमारी समझ बनी कि ये स्थिति हमारे यहाँ है, और इसी चीज को समझते हुए, इसी परिस्थिति को समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में निपुण भारत नाम का अभियान लॉन्च किया। ये छोटा सा एक वीडियो है उसके बाबत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के विकास को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाएगा। प्रारंभिक भाषा का ज्ञान, संख्या का ज्ञान, बच्चों में सामान्य लेख को पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास, ये बहुत आवश्यक होता है। बच्चा आगे जाकर रीड टू लर्न करें, इसके लिए जरूरी है कि शुरुआत में वो लर्न टू रीड करना सीखे। लर्न टू रीड से रीड टू लर्न की ये विकास यात्रा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के माध्यम से पूरी की जाएगी। साथियों, हमें यह सुनिश्चित करना है कि जो भी बच्चा तीसरी कक्षा पार करता है, वो 1 मिनट में 30 से 35 शब्द तक आसानी से पढ़ पाए। इसे आप लोग ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कहते हैं। जिस बच्चे को हम इस लेवल तक ला पाएंगे, शेप कर पाएंगे, सिखा पाएंगे, तो भविष्य में उस विद्यार्थी को बाकी सब्जेक्ट्स का कंटेंट समझने में और आसानी रहेगी। तो यहाँ प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत अच्छे से समझाया कैसे जो बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी है, वो बच्चे के लिए एक सीढ़ी का काम करती है। पहले बच्चा पढ़ना सीखता है, फिर वो पढ़ने की क्षमता उसे और सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स का ज्ञान देने में मदद करती है। तो इसी समझ को आगे लेते हुए हमने संघ प्रदेश दमन दीव दादरा नगर हवेली में रमता रमता सीखो अभियान की शुरुआत की। पिछले एकेडमिक ईयर में 3 महीने, दिसंबर से मार्च तक आप सब फील्ड पे गए। आप सब ने अपने अपने स्कूलों में रमता रमता सीखो अभियान चलाया और बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया। ये छोटा सा वीडियो है आप लोगों के द्वारा लाए गए बदलाव का। आजे आजे आ हूँ दादा 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 जी जी
સાથે સાથે ફરા. આજે હું દાદાજી સાથે ફરવા ગયો. દાદાજીએ મને કિલ્લો બતાવ્યો. સવારે સવારે વહાલી વહેલા વહેલા ઉઠો. સવારે વહેલા ઉઠો. ઉઠીને દાંતણ કરો. કાન નાક સાફ કરો. ઉકાળેલું પાણી. અને છ છ ગા ગ ગા ના ન ન બા ભા જંગલમાં મારા કાકા છે. તે મોચી કામ કરે છે. આજે आई थिंक ये एक क्लास की कहानी नहीं है। ये आप सब ने अपनी अपनी क्लासों में महसूस किया होगा कि किस तरह से बच्चे जो पहले अटक अटक के पढ़ रहे थे कैसे वो फ्लुएंटली पढ़ने लगे। जो बच्चे पहले अक्षर भी नहीं पहचान पा रहे थे कैसे वो अक्षर पहचानने लगे। तो जो हुआ वो आपने वीडियो में देखा। ये जो स्लाइड है ये आपको दिखा रही है कि ये कितने बच्चों के साथ हुआ। ये स्लाइड आपने शायद ट्रेनिंग्स में देखी होगी, तो इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटा मोटी बात है कि दिसंबर में जब हमने प्री टेस्ट किया था तो केवल तीसरी से और पांचवी के 18% बच्चे थे जो फ्लुएंटली पढ़ पा रहे थे, और मार्च के एंड तक ये ऑलमोस्ट 2.5 गुना होके 46% हो गए। अब बहुत अच्छी बात है कि हमने 3 महीने में मेहनत करके 2.5 गुना बच्चों को फ्लुएंटली पढ़ने लगवा दिया। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे बिल्कुल, वो उनकी गिनती बहुत कम हो गई। 1% बच्चे ही हैं तीसरी और पांचवी में जो अक्षर भी नहीं पहचान पा रहे हैं। पहले 4% थे, तो उसमें भी कहो तो 75% डिक्रीज हुआ, कहो तो 1/4 वो रह गए। लेकिन दोनों छोर पे हमें सुधार देखने को मिला, और ये सब आपकी मेहनत से दिसंबर से मार्च के बीच में हुआ। इसी तरह का सुधार हमें गणित में भी देखने को मिला, जहां पहले केवल 11% बच्चे डिवीजन या भागाकार कर पा रहे थे, वो अब बढ़ के 38% हो गए। 3 गुना से भी ज्यादा इसमें वृद्धि हुई, और 3 गुना से ज्यादा बच्चे अब अपना डिवीजन के लेवल पे आ गए। तो इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक तरफ, कि 2.5 गुना या 3 गुना हमने बच्चों को 3 महीने में केवल रीडिंग और न्यूमरेसी के डिजायर्ड लेवल्स पे ला दिया। लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी समझना पड़ेगा कि गणित में अभी भी 38% बच्चे हैं जो डिवीजन लेवल पे हैं, और रीडिंग में 46%। अभी भी आधे बच्चे पांचवी के भी डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि बेसिक डिवीजन तीसरी कक्षा में ही शुरू हो जाता है। तो एक तरफ तो हमने 3 गुना सुधार किया है, और दूसरी तरफ हमें ये भी समझना होगा कि अगर 10,000 बच्चे हमारे पास तीसरी से पांचवी में हैं, तो आज भी 6 से 7,000 बच्चे ऐसे हैं जो डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। तो 60% बच्चे ऐसे हैं जो डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, और आधे से ज्यादा बच्चे आज भी ना फ्लुएंटली पढ़ पा रहे हैं, ना डिवीजन कर पा रहे हैं, इस 3 गुना वृद्धि के होने के बाद भी। तो एक तरफ बहुत सुधार हुआ है, दूसरा इसको करने में और भी बहुत सारा काम बाकी है। ये मैं बात करना चाह रहा था। अभी आप सब ट्रेनिंग्स लेके आए हैं। एक हफ्ता पिछला हमने एक दिन की ट्रेनिंग फील्ड पे की। इससे पहले दिसंबर में आपका ट्रेनिंग हुआ था, इस बार उसका रिफ्रेशर हुआ। आपने सबने क्लास लिए हैं। मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी की बात नहीं करता, लेकिन यहाँ पे करनी थोड़ी सी ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपने जो ये ट्रेनिंग ली है, ये
सामान्य ट्रेनिंग नहीं थी। देखने में बहुत हंसी खुशी से आप ट्रेनिंग ले रहे थे, बहुत इसमें कोई भारी नहीं लगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा। लेकिन इसके पीछे जो समझ है इस ट्रेनिंग के और इस पूरी मेथडोलॉजी के पीछे, वो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। इस पूरे अभियान में जो हम कर रहे हैं उस वो बहुत एक पेडागोजिकली साउंड प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। और शायद ये उसके जो मैं प्रिंसिपल्स आपको स्लाइड पे दिखा रहा हूँ, ये शायद एक बीएड कोर्स का पूरा सारांश मैं इसको कह सकता हूँ, पूरी एक समरी कह सकता हूँ। तो इसमें हमने 1 घंटा सिर्फ रीडिंग और न्यूमरेसी पे दिया। इसमें बात आती है कि हम सिलेबस पे नहीं जा रहे, हम चैप्टर पे नहीं जा रहे, हम कॉम्पिटेंसी पे जा रहे हैं। हमने पहला चैप्टर पूरा हो गया, दूसरा चैप्टर पूरा हो गया, तीसरा चैप्टर पूरा हो गया, 5वां 10वां 12वां पूरा हो गया, ये नहीं देखा। हमने ये देखा कि बच्चे का रीडिंग लेवल क्या है और न्यूमरेसी लेवल क्या है। तो इसके दौरान सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि कई बार जो सिलेबस होता है वो बच्चे के सीखने में बाधा बन जाता है। क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत आगे बहुत तेजी से चलता रहता है और बच्चा पीछे छूट जाता है। तो एक बार मैं स्कूल में गया, रांधा की स्कूल थी, टीचर 8वीं की कक्षा को रैशनल नंबर पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छे टीचर थे। लेकिन वहां पे बच्चों को डिवीजन नहीं आ रहा है। तो जहां हम बच्चे को रैशनल नंबर पढ़ा रहे हैं, वहां अगर बच्चे को डिवीजन भी नहीं आ रहा है, जहां हम बच्चे को डिवीजन पढ़ा रहे हैं वहां बच्चे को एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए वो सारी बात ऐसे उसके सर से ऊपर से निकलती रह जाएगी, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसकी समझ कहीं है और उसकी क्लास किसी और ही लेवल पे चल रही है। तो सबसे पहली बात तो है कि हमने ये 1 घंटा सिलेबस मुक्त पढ़ाई के लिए रखा। हम अपना सिलेबस भूल गए और हमने कहा 1 घंटा सिर्फ रीडिंग और न्यूमरेसी के ऊपर देते हैं, बच्चे के हिसाब से देते हैं, ना कि सिलेबस के हिसाब से। तो उसको वो पढ़ाएंगे जिस लेवल पे बच्चा है, ना कि उसको वो पढ़ाएंगे जो हमारा सिलेबस कह रहा है। दूसरी इसमें बात यह है कि इसमें राइटिंग हमने नहीं इंक्लूड किया। आप पूछ सकते हैं कि आप बार बार आप ये भी पूछ सकते हैं कि अगर निपुण में हम प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग की बात कर रहे हैं, न्यूमरेसी की बात कर रहे हैं, तो बीच में राइटिंग क्यों छोड़ दे रहे हैं? आई थिंक राइटिंग छोड़ना किसी हद तक सही है, क्योंकि हमारे यहाँ राइटिंग पे बहुत ज्यादा जोर देता है। मैं बहुत बार स्कूल में जाता हूं और स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे टीचर ने क ख ग लिख दिया और बच्चों ने अपनी कॉपी पे उतार दिया। ये बहुत सारे स्कूलों का, बहुत सारे टीचर्स का एक डेली का रूटीन है। होता क्या है कि बच्चे को लिखना तो आ गया क ख ग, लेकिन ये जो सिंबल है क का, वो क की ध्वनि को अंकित करता है, ये बच्चे को समझ नहीं आया। तो आई थिंक रीडिंग से राइटिंग से जो फोकस है वो उठा के हमने रीडिंग और न्यूमरेसी पे ले आए, सिलेबस मुक्त रूप में ले आए 1 घंटा एक्सक्लूसिव करने के लिए। इसीलिए ये 1 घंटा वापस सिर्फ रीडिंग और न्यूमरेसी पे ही रहे, सिलेबस मुक्त रहे, राइटिंग से ज्यादा फोकस रीडिंग और न्यूमरेसी पे रहे। ये अगले 1 महीने का हमारे सामने बहुत बड़ा चुनौती है। ये हमें करना है कि जो हमने पिछले 3-4 महीने में दिसंबर से मार्च में किया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे अभियान का, कि सिलेबस मुक्त 1 घंटा केवल फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए। दूसरा है कि गोल्स, हमने अपने गोल्स बहुत सही से आर्टिकुलेट किए। हम, जैसे मैंने कहा, सिलेबस इतने चैप्टर हुए हैं उस पे नहीं जा रहे हैं, हम कॉम्पिटेंसी पे जा रहे हैं। कॉम्पिटेंसी को भी हमने भागों में बांटा है। हमारे टूल में आप देखेंगे 0 1 2 3 4 की बात हुई है, या तो बच्चा बिगिनर है या
अक्षर पढ़ रहा है या शब्द पढ़ रहा है या पैरा पढ़ रहा है या स्टोरी पढ़ रहा है, तो 0 1 2 3 4 के हिसाब से उसकी जो रीडिंग की कॉम्पिटेंसी है उसको हमने ग्रेड करके उस बच्चे की लर्निंग को नापा है। वहीं असेसमेंट की बात आती है तो वो एक बार नहीं नापा है, वो बार बार नापा है। वो इस तरह से नापा है कि हमें पता चले वो कैसे सुधर रही है। अगर सुधर रही है तो देयरफॉर उसको ये एक्टिविटी चाहिए कि वो एक्टिविटी चाहिए। अगर एक तरह के बच्चे सारे तो मेरे क्लास, हर क्लास में लगभग लगभग हर लेवल का बच्चा है। ऐसा बच्चा भी होगा जिसको अक्षर भी नहीं आ रहा, और ऐसा बच्चा भी होगा जो शब्द लेवल पे है, ऐसा बच्चा भी होगा जो 4 लेवल पे है। तो मुझे कौन से 0 लेवल के बच्चे हैं तो उनको मैं इकट्ठा कर दूं, 2 लेवल के बच्चे हैं तो मैं इकट्ठा कर दूं, 4 लेवल के बच्चे हैं तो मैं इकट्ठा कर दूं। तो वो अगर मैं इकट्ठा कर दूंगी तो उनको मैं अलग अलग एक्टिविटीज करवा पाऊंगी। तो बच्चों की जो असेसमेंट है उसको किया, बार बार किया, और फिर उसके हिसाब से बच्चों के ग्रुपिंग किया और उनको उनके हिसाब से एक्टिविटीज करवाई। बच्चे को कोई लिखने का काम नहीं दिया, बच्चे को कोई याद करने का काम नहीं दिया, उसको होमवर्क नहीं दिया, उसको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया नहीं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेडागोजिकल प्रिंसिपल है प्राइमरी एजुकेशन के लिए, कि बच्चे, छोटे बच्चे एक्टिविटीज के माध्यम से सीखते हैं। तो हमने इसीलिए इसका नाम रमता रमता सीखो अभियान रखा और केवल एक्टिविटीज के थ्रू इन बच्चों को सिखाने की कोशिश की। आप सब ने ट्रेनिंग ली। ये ट्रेनिंग में आपको भी कोई थ्योरेटिकल प्रिंसिपल नहीं पढ़ाया गया। शायद आज मैं पहली बार ये स्लाइड के माध्यम से आपको थोड़ा सा उसके पीछे की कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन मोटा मोटी कोई हमने थ्योरी नहीं पढ़ाई कि रचनावाद क्या है और बच्चा भाषा कैसे सीखता है और ये क्या है। हमने बात की कि कल को आपको क्लास में जाके क्या करना है, एक्टिविटी क्या करनी है। फिर आप वापस आए तो आपसे बात हुई कि ये एक्टिविटी आपने कैसे की, आपको कैसा लगा, इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो एक्शन और रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से हम इस पूरे अभियान में आगे बढ़ रहे हैं। पिछली बार जो गलतियां की उसको सुधार के आगे बढ़ रहे हैं। मैंने सीआरसी बीआरसी के साथ मिलके अपने एंड पे एक वर्कशॉप्स रखी, तो हमने भी उस पे चिंतन किया कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया। उसमें हमें समझ आया कि हमने गुजराती और मराठी माध्यम के बच्चों को तो इस अभियान में जोड़ दिया, लेकिन इंग्लिश और हिंदी वालों को हमने छोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ कि 40,000 में से ऑलमोस्ट 20,000 बच्चे छूट गए जो कि अंग्रेजी या हिंदी के माध्यम में पढ़ रहे थे। तो वो हमारी लर्निंग थी। और ड्यू ड्यू में क्योंकि कुछ और चल रहा था तो पिछले साल ड्यू टच नहीं हो पाया। तो इस साल हमने सबसे पहले ड्यू किया, और अभी आने वाले समय में हमने टीएलएम प्रिंटिंग करने का, क्योंकि हमारे पास टीएलएम सिर्फ मराठी और गुजराती का था, और हमारी ये शर्त थी कि जो 2 शर्तें थी। पहली शर्त थी कि टीएलएम उस दिन टीचर के हाथ में दिया जाए जिस दिन उसका ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग एक्शन से लिंक्ड है, क्योंकि ट्रेनिंग इसके बारे में है कि कल आपको क्लास में जाके क्या करना है और उस टीएलएम के साथ क्या करना है। तो अगर उसी समय आपके हाथ में टीएलएम ना दिया जाता तो आप अगले दिन जाके क्लास शुरू नहीं कर पा रहे थे। तो देयरफॉर हमने इसको ट्रेनिंग को टीएलएम वाले दिन, ट्रेनिंग वाले दिन टीएलएम आपके हाथ में आया, ऐसी मेरी उम्मीद है। दूसरा हमने रखा था कि जो मास्टर ट्रेनर होगा, जो सिखाएगा, वो वही व्यक्ति होगा जिसने खुद किया होगा। बिना किए कोई भी ट्रेनिंग नहीं देगा। जो मैंने किया ही नहीं है वो मैं कैसे सिखा सकता हूं। तो इसलिए आप लोगों को, टीचर्स को ट्रेनिंग देने से पहले बीआरसी सीआरसी ने खुद 1 महीना, फिर 1.5 महीना उसके ऊपर क्लास लिया। तो वो हमारी दूसरी शर्त थी। क्यों ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि सारा कैंपेन जमीन के एक्शन से लिंक्ड है, ना कि किसी थ्योरी से। तो ये थोड़ा सा ज्ञान था। आई थिंक वापस हम रमता रमता सीखो अभियान की उस क्लास की एक छवि पे आ गए। मुझे
बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये बहुत अच्छी क्लास है। कोई कह सकता है कि टूटा फूटा है, साथ में ईंटें टूटी हुई हैं। कोई कह सकता है कि क्या सब लोग जमीन पे बैठे हैं। बट आई थिंक ये बहुत अच्छी क्लास है, क्योंकि टीचर बच्चे के लेवल पे आ गया है। अब वो दूर से बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है, वो उसके लेवल पे आके उससे बात, उसका दोस्त बन के उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। जब हम इस तरह से एक दूसरे से बच्चे सीख सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के सामने एक दूसरे को देख सकते हैं। जब हम क्लास में फर्नीचर लगाते हैं और सब लोग एक ही तरफ देखते हैं, तो बच्चे टीचर को तो देख पाते हैं, लेकिन बच्चे एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। तो पीयर लर्निंग वहीं पे खत्म हो जाता है। तो आई थिंक इसलिए ये भी वो जो पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स हम पीयर लर्निंग पढ़ते हैं, जब आप जमीन पे बैठ के इस तरह से एक्टिविटी करते हैं, वो सब उसमें आ जाता है। ये फोटो मैंने वापस फिर दिखाई, क्योंकि हम वापस वही करने जा रहे हैं। So we are going back to the field to do what we had done in December to March last year. उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आई थिंक एक बात मैं कहूंगा कि जब भारत ठान लेता है तो भारत कर लेता है। हमारे पास जब हमने आज से 50 साल पहले हमारे सामने समस्या थी कि हमारे यहाँ स्कूल ही नहीं थे, तो हमारे लिए एक्सेस का प्रॉब्लम सबसे बड़ा था। तो हमने स्कूल खोलने शुरू किए। तो 50-60 साल पहले मेरे दादाजी हेडमास्टर हुआ करते थे गवर्नमेंट स्कूल में, तो उनके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि स्कूल कैसे खोले जाए। तो करते करते आज हमने इतने स्कूल खोल दिए हैं कि अब सवाल उठ गया है कि स्कूल ज्यादा हो गए हैं, अब इनको मैनेज, छोटे छोटे हो गए, इतने ज्यादा हो गए हैं कि छोटे छोटे हो गए हैं। तो फिर इनको कंबाइन करके बड़ा कैसे किया जाए, रैशनलाइज कैसे किया जाए। पर फिर भी एक्सेस का प्रॉब्लम, हर बच्चे को आज एक प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर और एलिमेंट्री स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर सबको मुहैया करा दिएगा। जब सर्व शिक्षा अभियान आया, तब हमारे सामने 2000 के आसपास दिक्कत ये था कि स्कूल तो बन गए लेकिन बच्चे नहीं आ रहे। तो एक्सेस तो सॉल्व हो गया लेकिन एनरोलमेंट नहीं हुआ। तो फिर हमने शाला प्रवेश चलाए, सब लोग घर घर गए, बच्चों को स्कूलों तक लेके आए, मध्याह्न भोजन शुरू किया ताकि बच्चे आए स्कूलों में, खाने के बहाने आए या जैसे भी आए। तो यूनिफॉर्म देना शुरू किया, आरटीई आया। तो आज 15-20 साल के बाद एनरोलमेंट का प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर दिया। 97% से ज्यादा हमारा एनरोलमेंट है, और केवल हमारी यूटी का नहीं है, पूरे भारत का है। क्यों? क्योंकि भारत ने ठाना कि एनरोलमेंट सॉल्व करना। तीसरा, अब हमारे सामने जो लक्ष्य है वो ये है कि बच्चे के लर्निंग लेवल को सुधारना है, और उसकी शुरुआत कर रहे हैं हम फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी से। मुझे कोई डाउट नहीं है कि जिस तरह से हमने एक्सेस की प्रॉब्लम स्कूल बना के सॉल्व कर दी, जैसे एनरोलमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, आज 97-98% एनरोलमेंट हो गया, वैसे ही लर्निंग लेवल की प्रॉब्लम को भी हम जल्दी ही सॉल्व कर देंगे, क्योंकि पूरे भारत ने इसको ठान लिया है और प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए घोषणा कर दी। तो ये आपका आने वाले समय का कुछ ब्रॉड प्लान है, ये सेट इन स्टोन नहीं है, ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन मोटा मोटी ऐसा कुछ अगले हम हफ्तों में करेंगे। पहले वीक में जाके हम सब बेसलाइन असेसमेंट करेंगे। आप सबको टूल जो है टेस्टिंग का, उसको कैसे यूज करना है वो सिखा दिया गया है। हर बच्चे को जाके टेस्ट करेंगे, उसका डेटा एंट्री करेंगे, फिर उसके डेटा को एनालाइज करेंगे। आपके सामने ये भी सवाल होगा कि जब बच्चा पिछले साल मार्च में छूटा था उसका लेवल क्या था, और आज जब वो जुलाई में वापस टेस्ट कर रहे हैं तो क्या था। हो सकता है कि उसका लेवल गिर गया हो, क्योंकि 2 महीने की छुट्टी में उसके ऊपर, पढ़ाई के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान ना दिया गया हो सकता है कि लेवल सुधर गया हो, कोई घर पे माँ बाप ने बहुत अच्छे से उस पर इंडिविजुअल फोकस करके उसको पढ़ा दिया हो।
तो हमें नहीं पता, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा। अब वो बच्चा शायद पिछली क्लास में था, अब वो आपकी क्लास में आया होगा, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज रहेगी कि आप उसकी पिछली क्लास में जाएं, उसकी पिछली क्लास टीचर से उसका मार्च में किया हुआ एंड लाइन देखें और उसको अपने बेस लाइन से मैच करें और देखें कि कितने बच्चे गिर गए हैं और कितने बच्चे सुधर गए हैं या कितने बच्चे उसी लेवल पर। लेकिन बेसलाइन असेसमेंट एक वीक का काम और उसके साथ उसका डेटा एंट्री एक नेक्स्ट वीक में हम करेंगे। उससे अगले वीक में आप क्लासेस शुरू करेंगे और सीआरसी बीआरसी एक बार फील्ड में जाके डेटा को देखने की समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इतना स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोसेस शायद पहली बार कर रहे हैं जहाँ पे हर बच्चे का लेवल हम माप रहे हैं, उसको फीड कर रहे हैं। एक बार क्रॉस चेकिंग की भी ज़रूरत है और सीआरसी बीआरसी फील्ड पे जाके आपके द्वारा किए हुए डेटा को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद 3-4 वीक के लिए आप क्लास लेंगे, तीसरे से 7वें वीक के लिए, और फिर हम बीच में एक बार मिडलाइन असेसमेंट करेंगे, फिर देखेंगे कि बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं और हमें आगे क्या स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। और उसके बाद फिर से हम 9वें से 12वें वीक तक हम क्लासेस लेंगे और फिर 13वें वीक में हम एंडलाइन असेसमेंट वापस करेंगे जैसे हमने मार्च में किया। तो अगले 3-4 महीने का जो प्रोग्राम है ये है आपका 1 घंटे का। जैसे मैंने कहा, कल से मंडे से आप लोग फील्ड पे असेसमेंट करना शुरू करेंगे। तो ये जो असेसमेंट टूल है ये पूरी इस टेक्निक का सारांश है। मैं पंजाब से हूँ, हमारे यहाँ कहते हैं कि पूरी गुरबानी का सारांश जो है वो एक मूल मंत्र है, जो हम एक ओमकार सतनाम पढ़ते हैं, वो पूरी गुरबानी का सारांश है। कहते हैं कि गीता पूरे वेदांत का सारांश है। हमारा जो संविधान का प्रियम्बल है वो पूरे संविधान का सारांश है। मैं कहूँगा इस रीडिंग टेक्निक का सारांश ये टेस्टिंग टूल है, क्योंकि बच्चे के लेवल की बात, उसकी कॉम्पिटेंसी की बात सब इसमें आ रही है। और टेस्टिंग से कभी भी हमें धोखा नहीं करना, वो उतना ही सैक्रोसैंक्ट है, वो इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना गीता है, जितना एक ओमकार, जितना प्रियम्बल है। उसी सिंसेरिटी से हमें टेस्टिंग करना है। किसी में सुधार कम आया या किसी बच्चे में सुधार ज्यादा आया, ये हम कभी नहीं पूछेंगे कि बच्चे में सुधार कम क्यों आया या ज्यादा क्यों आया। अगर उसका कभी सवाल नहीं पूछा जाएगा। सवाल तब पूछा जाएगा अगर आपने डेटा कम भरा या ज्यादा भरा। बच्चे कम जानते थे, आपने ज्यादा भर दिए, ज्यादा जानते थे, कम भर दिए। डेटा गलत नहीं होना चाहिए, डेटा फज नहीं होना चाहिए। हम इस बार अपना डेटा का एनालिसिस कर रहे थे और क्लास वाइज लेवल तक जाके हमने जब डेटा को एनालाइज किया तो कई बार हमें देखने को ऐसा मिला कि 4 लेवल पे तो 20 बच्चे हैं, 3 लेवल पे 0 बच्चे हैं। तो देखने में थोड़ा अटपटा लगा कि कहीं ना कहीं हम उतनी एग्जैक्टनेस से बच्चे नहीं माप रहे हैं या फिर कुछ गड़बड़ है। एक आध लेवल का गड़बड़ या अंतर हो सकता है क्योंकि थोड़ी सब्जेक्टिविटी इस टूल में इन्वॉल्व है। आप कह सकते हैं कि बच्चा आगे अगर जंगल माँ पढ़ रहा है तो कोई टीचर इसको शब्द के लेवल पे भी डाल सकता है, कोई इसको अक्षर के लेवल पे भी डाल सकता है, लेकिन 2 लेवल का अंतर पॉसिबल नहीं। तो मेरी आपसे यही दरखास्त रहेगी कि जो डेटा भरते हैं टेस्टिंग के बाद, ये बिल्कुल सच्चा भरिए, ध्यान से भरिए, उस इज्जत से भरिए जो इज्जत हम गीता को या एक ओमकार को देता है। तो इसके साथ मैं आज की बात खत्म करता हूं। हम मेरा भारत महान से शुरू हुए थे। आप सबको जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि जब हम 3 महीने के बाद अगली बार मिलें तो हमारी यूटी के सारे बच्चे ये जय हिंद पढ़ पा रहे हों, भागाकार तक का सवाल कर पा रहे हों,
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता था कि आप लोगों से भी बात कर पाऊँ ताकि आप लोगों की भी बात सुन पाऊँ, लेकिन अ, वीडियो कॉन्फ्रेंस में 1000 टीचर जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं था, तो केवल फेसबुक लाइव ही एक ऐसा माध्यम बनता बचता था जिसमें इतने सारे टीचर्स तक मैं इकट्ठे पहुंच पाता। इसलिए मैं आज आपकी बात सुन नहीं पाऊंगा, केवल यही बात कह पाऊंगा। चाहता था कि सबके साथ उनकी भी सुनूं, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से यही पॉसिबल था। आई होप कि अ, अ, आप अगले 3-4 महीने में इस अभियान को अंजाम देंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। मेरा नाम जतिन गोयल है, डायरेक्टर एजुकेशन। और आज सैटरडे को आपसे बात करने का कुछ दिल किया। आप सब लोग रमता रमता सीखो अभियान के अंतर्गत ट्रेनिंग लिए हैं पिछले एक वीक में, और अगले वीक से क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। पहले असेसमेंट करेंगे, फिर क्लासेस करेंगे। तो इस मौके पे मैंने सोचा कि आपसे डायरेक्ट भी एक बार बात की जाए। हालांकि हमने सीआरसी बीआरसी की मीटिंग्स, कुछ एक ट्रेनिंग मैंने अटेंड की, लेकिन सब टीचर्स से बात नहीं हो पाती है। लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से मैंने जयेश जी को बोला कि जयेश जी सबके साथ इकट्ठा कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाएंगे तो 1200 लोग आएंगे, सैटरडे को आएंगे, अपने अपने घर छोड़ के आएंगे। तो किसी तरह से पॉसिबल है, तो हमारी आईटी टीम ने कोशिश करके ये पॉसिबल किया कि सबके साथ ऑनलाइन बात कर पाएं, सब लोग अपने अपने घर से बात कर पाएं। तो आई थिंक मेरे को मौका मिला आप लोगों से अपने दिल की बात करने की। अ, मैं कुछ आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा। डरने की बात नहीं है, ये सिर्फ फोटोग्राफ्स हैं या वीडियोस हैं। ये कोई भारी भरकम टेक्स्ट नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये एक ट्रेनिंग नहीं है, जस्ट कुछ बातें हैं जो मैं आप सबसे शेयर करना चाह रहा था। आप लोग फील्ड पे जाएं उससे पहले। बेसिक चीज़ है क्यों हम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे सुना भी होगा पहले, मैं जिन जिन ट्रेनिंग्स में गया, कुछ चीजें हैं, लेकिन फिर भी मेरे को लगा एक बार दोबारा सबसे करनी जरूरी है, इससे पहले कि आप सब लोग फील्ड पे जाएं। सो मैं बात शुरू करता हूँ। ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डीएनएच एंड डीडी की एक झलक है। चलिए, बहुत छोटा। स्लाइड विजिबल है तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। तो ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डीएनएस एंड डीडी की एक छोटी सी झलक है। मैं अपने शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था। ना मेरे यहाँ की बिल्डिंग इतनी अच्छी थी, ना मेरे यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस थे, ना हमारा कॉमन रूम इतना अच्छा था जितना शायद मसाट का स्कूल है, इतना रंग बिरंगा हमारा लैब नहीं था। तो आई थिंक इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि जो हमारे, हालांकि बहुत अलग अलग स्कूल हैं, उन सबकी अलग अलग परिस्थिति है, लेकिन मोटा मोटी मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ, और मैं कम से कम 6 राज्य घूम चुका हूँ, 6 राज्यों में काम कर चुका हूँ शिक्षा विभागों में। दमन एंड दीव से पहले मैं दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, उससे पहले गुजरात और राजस्थान में भी काम कर चुका हूँ।
तो बहुत सी जगह पे काम कर चुका, और उसके एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि इससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद कहीं भारत में नहीं मिलेगा गवर्नमेंट स्कूलों में। तो अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। ये एक स्लाइड है, तो 2 मिनट रुकते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये क्या लिखा है। आप सोच रहे होंगे कि क्या सवाल है। ये तो बहुत सिंपल है कि मेरा भारत महान इस पे लिखा है, और क्यों डायरेक्टर हमें सैटरडे को शाम को बुला के ये पूछ रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आधा भारत ये नहीं पढ़ सकता। आधे लोग ये नहीं पढ़ सकते जो यहाँ पे लिखा है मेरा भारत महान। और मैं उन बच्चों की उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो स्कूल आते हैं। मैं अंग्रेजी में पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी मातृभाषा में पढ़ने की बात कर रहा हूँ। मैं साइंस की, मैथ्स की बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, कोई रिसर्च की बातें नहीं कर रहा हूँ, कुछ हैकाथन की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ चंद्रायन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी मातृभाषा में मेरा भारत महान पढ़ने की बात कर रहा हूँ। और 50% बच्चे इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। जब मैं पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसका और डिटेल में जाऊं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो अटक अटक के पढ़ते हैं। मेरा भारत, इस तरह से पढ़ता है। तो ये सब आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ पॉइंट है कि फ्लुएंटली, कड़कड़ाहट, सारे बच्चे इसको नहीं पढ़ पाते हैं। अगर ट्रक पे मेरा भारत महान लिखा हो, तो इससे पहले कि बच्चा उसको पढ़ेगा, शायद वो ट्रक आगे निकल जाएगा। और ये स्थिति केवल एक हमारे प्रदेश की नहीं है, पूरे भारत की है। ये हमारी समझ बनी कि ये स्थिति हमारे यहाँ है, और इसी चीज को समझते हुए, इसी परिस्थिति को समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में निपुण भारत नाम का अभियान लॉन्च किया। ये छोटा सा एक वीडियो है उसके बाबत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के विकास को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाएगा। प्रारंभिक भाषा का ज्ञान, संख्या का ज्ञान, बच्चों में सामान्य लेख को पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास, ये बहुत आवश्यक होता है। बच्चा आगे जाकर रीड टू लर्न करें, इसके लिए जरूरी है कि शुरुआत में वो लर्न टू रीड करना सीखे। लर्न टू रीड से रीड टू लर्न की ये विकास यात्रा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के माध्यम से पूरी की जाएगी। साथियों, हमें यह सुनिश्चित करना है कि जो भी बच्चा तीसरी कक्षा पार करता है, वो 1 मिनट में 30 से 35 शब्द तक आसानी से पढ़ पाए। इसे आप लोग ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कहते हैं। जिस बच्चे को हम इस लेवल तक ला पाएंगे, शेप कर पाएंगे, सिखा पाएंगे, तो भविष्य में उस विद्यार्थी को बाकी सब्जेक्ट्स का कंटेंट समझने में और आसानी रहेगी। तो यहाँ प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत
अच्छे से समझाया कैसे जो बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी है वो बच्चे के लिए एक सीढ़ी का काम करती है। पहले बच्चा पढ़ना सीखता है, फिर वो पढ़ने की क्षमता उसे और सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स का ज्ञान देने में मदद करती है। तो इसी समझ को आगे लेते हुए हमने संघ प्रदेश दमन दीव दादरा नगर हवेली में रमता रमता सीखो अभियान की शुरुआत की। पिछले एकेडमिक ईयर में 3 महीने दिसंबर से मार्च तक आप सब फील्ड पे गए। आप सब ने अपने अपने स्कूलों में रमता रमता सीखो अभियान चलाया और बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया। ये छोटा सा वीडियो है आप लोगों के द्वारा लाए गए बदलाव का। આજે આજે આ હું દાદા દાદાજી દાદાજી સાથે 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 ફરા આજે હું દાદાજી સાથે ફરવા ગયો. દાદાજીએ મને કિલ્લો બતાવ્યો. સવારે સવારે વહાલી વહેલા વહેલા ઉઠો ઉઠો સવારે વહેલા ઉઠો, ઉઠીને દાંતણ કરો, કાન નાક સાફ કરો, ઉકાળેલું પાણી અને છ છ ગા ગ ગા ના ન ન બા ભા જંગલમાં મારા કાકા છે તે મોચી કામ કરે છે. આજે आई थिंक ये एक क्लास की कहानी नहीं है, ये आप सब ने अपनी अपनी क्लासों में महसूस किया होगा कि किस तरह से बच्चे जो पहले अटक अटक के पढ़ रहे थे कैसे वो फ्लुएंटली पढ़ने लगे। जो बच्चे पहले अक्षर भी नहीं पहचान पा रहे थे कैसे वो अक्षर पहचानने लगे। तो जो हुआ वो आपने वीडियो में देखा। ये जो स्लाइड है ये आपको दिखा रही है कि ये कितने बच्चों के साथ हुआ। ये स्लाइड आपने शायद ट्रेनिंग्स में देखी होगी, तो इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटा मोटी बात है कि दिसंबर में जब हमने प्री टेस्ट किया था तो केवल तीसरी से और 5वीं के 18% बच्चे थे जो फ्लुएंटली पढ़ पा रहे थे, और मार्च के एंड तक ये ऑलमोस्ट 2.5 गुना होके 46% हो गए। अब बहुत अच्छी बात है कि हमने 3 महीने में मेहनत करके 2.5 गुना बच्चों को फ्लुएंटली पढ़ने लगवा दिया। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे बिल्कुल, वो उनकी गिनती बहुत कम हो गई। 1% बच्चे ही हैं तीसरी और 5वीं में जो अक्षर भी नहीं पहचान पा रहे हैं। पहले 4% थे, तो उसमें भी कहो तो 75% डिक्रीज हुआ, कहो तो 1/4 वो रह गए। लेकिन दोनों छोर पे हमें सुधार देखने को मिला, और ये सब आपकी मेहनत से दिसंबर से मार्च के बीच में हुआ। इसी तरह का सुधार हमें गणित में भी देखने को मिला, जहां पहले केवल 11% बच्चे डिवीजन या भागाकार कर पा रहे थे, वो अब बढ़ के 38% हो गए। 3 गुना से भी ज्यादा इसमें वृद्धि हुई, और 3 गुना से ज्यादा बच्चे अब अपना डिवीजन के लेवल पे आ गए। तो इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक तरफ, कि 2.5 गुना या 3 गुना हमने बच्चों को 3 महीने में केवल रीडिंग और न्यूमरेसी के डिजायर्ड लेवल्स पे ला दिया। लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी समझना पड़ेगा कि गणित में अभी भी 38% बच्चे हैं जो डिवीजन लेवल पे हैं, और रीडिंग में 46%। अभी भी आधे बच्चे 5वीं के भी डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि बेसिक डिवीजन तीसरी कक्षा में ही शुरू हो जाता है।
तो एक तरफ तो हमने 3 गुना सुधार किया है, और दूसरी तरफ हमें ये भी समझना होगा कि अगर 10,000 बच्चे हमारे पास तीसरी से पांचवी में हैं, तो आज भी 6 से 7 हजार बच्चे ऐसे हैं जो डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। तो 60% बच्चे ऐसे हैं जो डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, और आधे से ज्यादा बच्चे आज भी ना फ्लुएंटली पढ़ पा रहे हैं, ना डिवीजन कर पा रहे हैं, इस 3 गुना वृद्धि के होने के बाद भी। तो एक तरफ बहुत सुधार हुआ है, दूसरा इसको करने में और भी बहुत सारा काम बाकी है। ये मैं बात करना चाह रहा था। अभी आप सब ट्रेनिंग्स लेके आए हैं। एक हफ्ता पिछला हमने एक एक दिन की ट्रेनिंग फील्ड पे की। इससे पहले दिसंबर में आपका ट्रेनिंग हुआ था, इस बार उसका रिफ्रेशर हुआ। आपने सबने क्लास लिए हैं। मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी की बात नहीं करता, लेकिन यहाँ पे करनी थोड़ी सी ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपने जो ये ट्रेनिंग ली है, ये सामान्य ट्रेनिंग नहीं थी। देखने में बहुत हंसी खुशी से आप ट्रेनिंग ले रहे थे, बहुत इसमें कोई भारी नहीं लगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा, लेकिन इसके पीछे जो समझ है इस ट्रेनिंग के और इस पूरी मेथडोलॉजी के पीछे, वो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है। इस पूरे अभियान में जो हम कर रहे हैं वो बहुत एक पेडागोजिकली साउंड प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, और शायद ये उसके जो मैं प्रिंसिपल्स आपको स्लाइड पे दिखा रहा हूँ, ये शायद एक बीएड कोर्स का पूरा सारांश मैं इसको कह सकता हूँ, पूरी एक समरी कह सकता हूँ। तो इसमें हमने 1 घंटा सिर्फ रीडिंग और न्यूमरेसी पे दिया। इसमें बात आती है कि हम सिलेबस पे नहीं जा रहे, हम चैप्टर पे नहीं जा रहे, हम कॉम्पिटेंसी पे जा रहे हैं। हमने पहला चैप्टर पूरा हो गया, दूसरा चैप्टर पूरा हो गया, तीसरा चैप्टर पूरा हो गया, 5वां 10वां 12वां पूरा हो गया, ये नहीं देखा। हमने ये देखा कि बच्चे का रीडिंग लेवल क्या है और न्यूमरेसी लेवल क्या है। तो इसके दौरान सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि कई बार जो सिलेबस होता है वो बच्चे के सीखने में बाधा बन जाता है। क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत आगे बहुत तेजी से चलता रहता है और बच्चा पीछे छूट जाता है। तो एक बार मैं स्कूल में गया, रांधा की स्कूल थी, टीचर 8वीं की कक्षा को रैशनल नंबर पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छे टीचर थे, लेकिन वहां पे बच्चों को डिवीजन नहीं आ रहा है। तो जहां हम बच्चे को रैशनल नंबर पढ़ा रहे हैं, वहां अगर बच्चे को डिवीजन भी नहीं आ रहा है, जहां हम बच्चे को डिवीजन पढ़ा रहे हैं वहां बच्चे को एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए वो सारी बात ऐसे उसके सर से ऊपर से निकलती रह जाएगी, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसकी समझ कहीं है और उसकी क्लास किसी और ही लेवल पे चल रही है। तो सबसे पहली बात तो है कि हमने ये 1 घंटा सिलेबस मुक्त पढ़ाई के लिए रखा। हम अपना सिलेबस भूल गए और हमने कहा 1 घंटा सिर्फ रीडिंग और न्यूमरेसी के ऊपर देते हैं, बच्चे के हिसाब से देते हैं, ना कि सिलेबस के हिसाब से। तो उसको वो पढ़ाएंगे जिस लेवल पे बच्चा है, ना कि उसको वो पढ़ाएंगे जो हमारा सिलेबस कह रहा है। दूसरी इसमें बात यह है कि इसमें राइटिंग हमने नहीं इंक्लूड किया। आप पूछ सकते हैं कि बार बार आप ये भी पूछ सकते हैं कि अगर निपुण में हम प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग की बात कर रहे हैं, न्यूमरेसी की बात कर रहे हैं, तो बीच में राइटिंग क्यों छोड़ दे रहे हैं? आई थिंक राइटिंग छोड़ना किसी हद तक सही है, क्योंकि हमारे यहाँ राइटिंग पे बहुत ज्यादा जोर देता है। मैं बहुत बार स्कूल में जाता हूं और स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे टीचर ने क ख ग लिख दिया और बच्चों ने अपनी कॉपी पे उतार दिया। ये बहुत सारे स्कूलों का, बहुत सारे टीचर्स का एक डेली का रूटीन है। होता क्या है कि बच्चे को लिखना तो आ गया क ख ग, लेकिन ये जो
सिंबल है क का, वो क की ध्वनि को अंकित करता है, ये बच्चे को समझ नहीं आया। तो आई थिंक रीडिंग से, राइटिंग से जो फोकस है वो उठा के हमने रीडिंग और न्यूमरेसी पे ले आए, सिलेबस मुक्त रूप में ले आए, 1 घंटा एक्सक्लूसिव करने के लिए। इसीलिए ये 1 घंटा वापस सिर्फ रीडिंग और न्यूमरेसी पे ही रहे, सिलेबस मुक्त रहे, राइटिंग से ज्यादा फोकस रीडिंग और न्यूमरेसी पे रहे। ये अगले 1 महीने का हमारे सामने बहुत बड़ा चुनौती है। ये हमें करना है कि जो हमने पिछले 3-4 महीने में दिसंबर से मार्च में किया था, ये फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे अभियान का, कि सिलेबस मुक्त 1 घंटा केवल फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए। दूसरा है कि गोल्स, हमने अपने गोल्स बहुत सही से आर्टिकुलेट किए। हम, जैसे मैंने कहा, सिलेबस इतने चैप्टर हुए हैं उस पे नहीं जा रहे हैं, हम कॉम्पिटेंसी पे जा रहे हैं। कॉम्पिटेंसी को भी हमने भागों में बांटा है। हमारे टूल में आप देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 की बात हुई है, या तो बच्चा बिगिनर है, या अक्षर पढ़ रहा है, या शब्द पढ़ रहा है, या पैरा पढ़ रहा है, या स्टोरी पढ़ रहा है। तो 0, 1, 2, 3, 4 के हिसाब से उसकी जो रीडिंग की कॉम्पिटेंसी है उसको हमने ग्रेड करके उस बच्चे की लर्निंग को नापा है। वहीं असेसमेंट की बात आती है तो वो एक बार नहीं नापा है, वो बार बार नापा है। वो इस तरह से नापा है कि हमें पता चले वो कैसे सुधर रही है। अगर सुधर रही है तो देयरफॉर उसको ये एक्टिविटी चाहिए कि वो एक्टिविटी चाहिए। अगर एक तरह के बच्चे सारे तो मेरे क्लास, हर क्लास में लगभग लगभग हर लेवल का बच्चा है। ऐसा बच्चा भी होगा जिसको अक्षर भी नहीं आ रहा, और ऐसा बच्चा भी होगा जो शब्द लेवल पे है, ऐसा बच्चा भी होगा जो 4 लेवल पे है। तो मुझे कौन से 0 लेवल के बच्चे हैं तो उनको मैं इकट्ठा कर दूं, 2 लेवल के बच्चे हैं तो मैं इकट्ठा कर दूं, 4 लेवल के बच्चे हैं तो मैं इकट्ठा कर दूं। तो वो अगर मैं इकट्ठा कर दूंगी तो उनको मैं अलग अलग एक्टिविटीज करवा पाऊंगी। तो बच्चों की जो असेसमेंट है उसको किया, बार बार किया, और फिर उसके हिसाब से बच्चों के ग्रुपिंग किया और उनको उनके हिसाब से एक्टिविटीज करवाई। बच्चे को कोई लिखने का काम नहीं दिया, बच्चे को कोई याद करने का काम नहीं दिया, उसको होमवर्क नहीं दिया, उसको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया नहीं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेडागोजिकल प्रिंसिपल है प्राइमरी एजुकेशन के लिए, कि छोटे बच्चे एक्टिविटीज के माध्यम से सीखते हैं। तो हमने इसीलिए इसका नाम रमता रमता सीखो अभियान रखा और केवल एक्टिविटीज के थ्रू इन बच्चों को सिखाने की कोशिश की। आप सब ने ट्रेनिंग ली। ये ट्रेनिंग में आपको भी कोई थ्योरेटिकल प्रिंसिपल नहीं पढ़ाया गया। शायद आज मैं पहली बार ये स्लाइड के माध्यम से आपको थोड़ा सा उसके पीछे की कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन मोटा मोटी कोई हमने थ्योरी नहीं पढ़ाई कि रचनावाद क्या है और बच्चा भाषा कैसे सीखता है और ये क्या है। हमने बात की कि कल को आपको क्लास में जाके क्या करना है, एक्टिविटी क्या करनी है। फिर आप वापस आए तो आपसे बात हुई कि ये एक्टिविटी आपने कैसे की, आपको कैसा लगा, इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो एक्शन और रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से हम इस पूरे अभियान में आगे बढ़ रहे हैं। पिछली बार जो गलतियां की उसको सुधार के आगे बढ़ रहा है। मैंने सीआरसी बीआरसी के साथ मिलके अपने एंड पे एक वर्कशॉप्स रखी, तो हमने भी उस पे चिंतन किया कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया। उसमें हमें समझ आया कि हमने गुजराती और मराठी माध्यम के बच्चों को तो इस अभियान में जोड़ दिया, लेकिन इंग्लिश और हिंदी वालों को हमने छोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ कि 40,000 में से ऑलमोस्ट 20,000 बच्चे छूट गए जो कि अंग्रेजी या हिंदी के माध्यम में पढ़ रहे थे। तो वो हमारी लर्निंग थी। और द्यू में क्योंकि कुछ और चल रहा था तो पिछले साल द्यू टच नहीं हो पाया। तो इस साल हमने सबसे पहले द्यू किया, और अभी आने वाले समय में हमने टीएलएम प्रिंटिंग करने का, क्योंकि हमारे पास टीएलएम सिर्फ मराठी और गुजराती का था, और हमारी ये शर्त थी कि जो 2 शर्तें थी
पहली शर्त थी कि टीएलएम उस दिन टीचर के हाथ में दिया जाए जिस दिन उसका ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग एक्शन से लिंक्ड है, क्योंकि ट्रेनिंग इसके बारे में है कि कल आपको क्लास में जाके क्या करना है और उस टीएलएम के साथ क्या करना है। तो अगर उसी समय आपके हाथ में टीएलएम ना दिया जाता तो आप अगले दिन जाके क्लास शुरू नहीं कर पा रहे थे। तो देयरफॉर हमने इसको ट्रेनिंग को टीएलएम वाले दिन, ट्रेनिंग वाले दिन टीएलएम आपके हाथ में आया, ऐसी मेरी उम्मीद है। दूसरा हमने रखा था कि जो मास्टर ट्रेनर होगा, जो सिखाएगा, वो वही व्यक्ति होगा जिसने खुद किया होगा। बिना किए कोई भी ट्रेनिंग नहीं देगा। जो मैंने किया ही नहीं है वो मैं कैसे सिखा सकता हूं। तो इसलिए आप लोगों को, टीचर्स को ट्रेनिंग देने से पहले बीआरसी सीआरसी ने खुद 1 महीना फिर 1.5 महीना उसके ऊपर क्लास लिया। तो वो हमारी दूसरी शर्त थी। क्यों ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि सारा कैंपेन जमीन के एक्शन से लिंक्ड है, ना कि किसी थ्योरी से। तो ये थोड़ा सा ज्ञान था। आई थिंक वापस हम रमता रमता सीखो अभियान की उस क्लास की एक छवि पे आ गए। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हम मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये बहुत अच्छी क्लास है। कोई कह सकता है कि टूटा फूटा है, साथ में ईंटें टूटी हुई हैं। कोई कह सकता है कि क्या सब लोग जमीन पे बैठे हैं। बट आई थिंक ये बहुत अच्छी क्लास है क्योंकि टीचर बच्चे के लेवल पे आ गया है। अब वो दूर से बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है, वो उसके लेवल पे आके उससे बात, उसका दोस्त बन के उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। जब हम इस तरह से एक दूसरे से बच्चे सीख सकते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के सामने एक दूसरे को देख सकते हैं। जब हम क्लास में फर्नीचर लगाते हैं और सब लोग एक ही तरफ देखते हैं तो बच्चे टीचर को तो देख पाते हैं लेकिन बच्चे एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। तो पीयर लर्निंग वहीं पे खत्म हो जाता है। तो आई थिंक इसलिए ये भी वो जो पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स हम पीयर लर्निंग पढ़ते हैं, जब आप जमीन पे बैठ के इस तरह से एक्टिविटी करते हैं वो सब उसमें आ जाता है। ये क्लास, ये फोटो मैंने वापस फिर दिखाई क्योंकि हम वापस वही करने जा रहे हैं। So we are going back to the field to do what we had done in December to March last year. उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आई थिंक एक बात मैं कहूंगा कि जब भारत ठान लेता है तो भारत कर लेता है। हमारे पास जब हमने आज से 50 साल पहले हमारे सामने समस्या थी कि हमारे यहाँ स्कूल ही नहीं थे, तो हमारे लिए एक्सेस का प्रॉब्लम सबसे बड़ा था। तो हमने स्कूल खोलने शुरू किए। तो 50-60 साल पहले मेरे दादाजी हेडमास्टर हुआ करते थे गवर्नमेंट स्कूल में, तो उनके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि स्कूल कैसे खोले जाए। तो करते करते आज हमने इतने स्कूल खोल दिए हैं कि अब सवाल उठ गया है कि स्कूल ज्यादा हो गए हैं, अब इनको मैनेज, छोटे छोटे हो गए, इतने ज्यादा हो गए हैं कि छोटे छोटे हो गए हैं। तो फिर इनको कंबाइन करके बड़ा कैसे किया जाए, रैशनलाइज कैसे किया जाए। पर फिर भी एक्सेस का प्रॉब्लम, हर बच्चे को आज एक प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर और एलिमेंट्री स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर सबको मुहैया करा दिएगा। जब सर्व शिक्षा अभियान आया तब हमारे सामने 2000 के आसपास दिक्कत ये था कि स्कूल तो बन गए लेकिन बच्चे नहीं आ रहे। तो एक्सेस तो सॉल्व हो गया लेकिन एनरोलमेंट नहीं हुआ। तो फिर हमने शाला प्रवेश चलाए, सब लोग घर घर गए, बच्चों को स्कूलों तक लेके आए, मध्याह्न भोजन शुरू किया ताकि बच्चे आए स्कूलों में, खाने के बहाने आए या जैसे भी आए। तो यूनिफॉर्म देना शुरू किया, आरटीई आया। तो आज 15-20 साल के बाद एनरोलमेंट का प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर दिया। 97% से ज्यादा हमारा एनरोलमेंट है और केवल हमारी यूटी का नहीं है, पूरे भारत का है। क्यों? क्योंकि भारत ने ठाना कि एनरोलमेंट सॉल्व करना। तीसरा, अब हमारे सामने जो लक्ष्य है वो ये है कि बच्चे के लर्निंग लेवल को सुधारना है और उसकी शुरुआत कर रहे हैं हम फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी से।
मुझे कोई डाउट नहीं है कि जिस तरह से हमने एक्सेस की प्रॉब्लम स्कूल बना के सॉल्व कर दी, जैसे एनरोलमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, आज 97-98% एनरोलमेंट हो गया, वैसे ही लर्निंग लेवल की प्रॉब्लम को भी हम अ, जल्दी ही सॉल्व कर देंगे, क्योंकि पूरे भारत ने इसको ठान लिया है और प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए अ, घोषणा कर दी। तो ये आपका आने वाले समय का कुछ ब्रॉड प्लान है, ये सेट इन स्टोन नहीं है, ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन मोटा मोटी ऐसा कुछ अगले हम हफ्तों में करेंगे। पहले वीक में जाके हम सब बेसलाइन असेसमेंट करेंगे, आप सबको टूल जो है टेस्टिंग का उसको कैसे यूज करना है वो सिखा दिया गया है। हर बच्चे को जाके टेस्ट करेंगे, उसका डेटा एंट्री करेंगे, फिर उसके डेटा को एनालाइज करेंगे। आपके सामने ये भी सवाल होगा कि जब बच्चा पिछले साल मार्च में छूटा था उसका लेवल क्या था, और आज जब वो जुलाई में वापस टेस्ट कर रहे हैं तो क्या था। हो सकता है कि उसका लेवल गिर गया हो, क्योंकि 2 महीने की छुट्टी में उसके ऊपर पढ़ाई के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान ना दिया गया हो सकता है कि लेवल सुधर गया हो, कोई घर पे माँ बाप ने बहुत अच्छे से उस पर इंडिविजुअल फोकस करके उसको पढ़ा दिया हो, तो हमें नहीं पता। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा, अब वो बच्चा शायद पिछली क्लास में था, अब वो आपकी क्लास में आया होगा, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज रहेगी कि आप उसकी पिछली क्लास में जाएं, उसकी पिछली क्लास टीचर से उसका मार्च में किया हुआ एंड लाइन देखें और उसको अपने बेस लाइन से मैच करें, और देखें कि कितने बच्चे गिर गए हैं और कितने बच्चे सुधर गए हैं या कितने बच्चे उसी लेवल पर। लेकिन बेसलाइन असेसमेंट एक वीक का काम, और उसके साथ उसका डेटा एंट्री एक नेक्स्ट वीक में हम करेंगे। उससे अगले वीक में आप क्लासेस शुरू करेंगे, और सीआरसी बीआरसी एक बार फील्ड में जाके डेटा को देखने की समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इतना स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोसेस शायद पहली बार कर रहे हैं जहाँ पे हर बच्चे का लेवल हम माप रहे हैं, उसको फीड कर रहे हैं। एक बार क्रॉस चेकिंग की भी ज़रूरत है, और सीआरसी बीआरसी फील्ड पे जाके आपके द्वारा किए हुए डेटा को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद 3-4 वीक के लिए आप क्लास लेंगे, तीसरे से 7वें वीक के लिए, और फिर हम बीच में एक बार मिड लाइन असेसमेंट करेंगे, फिर देखेंगे कि बच्चे कहाँ तक पहुंचे हैं और हमें आगे क्या स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। और उसके बाद फिर से हम 9वें से 12वें वीक तक हम क्लासेस लेंगे, और फिर 13वें वीक में हम एंड लाइन असेसमेंट वापस करेंगे जैसे हमने मार्च में किया। तो अगले 3-4 महीने का जो प्रोग्राम है ये है आपका 1 घंटे का। जैसे मैंने कहा, कल से मंडे से आप लोग फील्ड पे असेसमेंट करना शुरू करेंगे। तो ये जो असेसमेंट टूल है ये पूरी इस टेक्निक का सारांश है। मैं पंजाब से हूँ, हमारे यहाँ कहते हैं कि पूरी गुरबानी का सारांश जो है वो एक मूल मंत्र है, जो हम एक ओमकार सतनाम पढ़ते हैं, वो पूरी गुरबानी का सारांश है। कहते हैं कि गीता पूरे वेदांत का सारांश है। हमारा जो संविधान का प्रियम्बल है वो पूरे संविधान का सारांश है। मैं कहूँगा इस रीडिंग टेक्निक का सारांश ये टेस्टिंग टूल है, क्योंकि बच्चे के लेवल की बात, उसकी कॉम्पिटेंसी की बात सब इसमें आ रही है। और टेस्टिंग से कभी भी हमें धोखा नहीं करना, वो उतना ही सैक्रोसैंक्ट है, वो इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना गीता है, जितना एक ओमकार, जितना प्रियम्बल है। उसी सिंसेरिटी से हमें टेस्टिंग करना है। किसी में सुधार कम आया या किसी बच्चे में सुधार ज्यादा आया, ये हम कभी नहीं पूछेंगे कि बच्चे में सुधार कम क्यों आया या ज्यादा क्यों आया। अगर उसका कभी सवाल नहीं पूछा जाएगा, सवाल तब पूछा जाएगा अगर आपने डेटा कम भरा या ज्यादा भरा। बच्चे कम जानते थे, आपने ज्यादा भर दिए, ज्यादा जानते थे कम भर दिए। डेटा गलत नहीं होना चाहिए, डेटा फज नहीं होना चाहिए। हम इस बार अपना डेटा का एनालिसिस कर रहे थे, और क्लास वाइज लेवल तक जाके हमने जब डेटा को एनालाइज किया तो कई बार हमें देखने को ऐसा मिला कि 4 लेवल पे तो 20 बच्चे हैं, 3 लेवल पे 0 बच्चे हैं, तो देखने में थोड़ा अटपटा लगा।
कि कहीं ना कहीं हम उतनी एग्जैक्टनेस से बच्चे नहीं माप रहे हैं या फिर कुछ गड़बड़ है। एक आध लेवल का गड़बड़ या अंतर हो सकता है, क्योंकि थोड़ी सब्जेक्टिविटी इस टूल में इन्वॉल्व है। आप कह सकते हैं कि बच्चा आगे अगर जंगल माँ पढ़ रहा है तो कोई टीचर इसको शब्द के लेवल पे भी डाल सकता है, कोई इसको अक्षर के लेवल पे भी डाल सकता है, लेकिन दो लेवल का अंतर पॉसिबल नहीं। तो मेरी आपसे यही दरखास्त रहेगी कि जो डेटा भरते हैं टेस्टिंग के बाद, ये बिल्कुल सच्चा भरिए, ध्यान से भरिए, उस उस इज्जत से भरिए जो इज्जत हम गीता को या एक ओमकार को देता है। तो इसके साथ मैं आज की बात खत्म करता हूं। हम मेरा भारत महान से शुरू हुए थे। आप सबको जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि जब हम 3 महीने के बाद अगली बार मिलें तो हमारी यूटी के सारे बच्चे ये जय हिंद पढ़ पा रहे हों, भागाकार तक का सवाल कर पा रहे हों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता था कि आप लोगों से भी बात कर पाऊं ताकि आप लोगों की भी बात सुन पाऊं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस में 1000 टीचर जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं था, तो केवल फेसबुक लाइव ही एक ऐसा माध्यम बचता था जिसमें इतने सारे टीचर्स तक मैं इकट्ठे पहुंच पाता। इसलिए मैं आज आपकी बात सुन नहीं पाऊंगा, केवल यही बात कह पाऊंगा। चाहता था कि सबके साथ उनकी भी सुनूं, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से यही पॉसिबल था। आई होप कि आप अगले 3-4 महीने में इस अभियान को अंजाम देंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।